Namaste. Welcome to this new episode. And today I am going to talk about one of the greatest Bollywood music director duo, apart from Shankar Jaikishan of course. तो इनके बारे में कोई गेस करने की ज़रूरत नहीं है और इन्होंने बहुत म्यूज़िक दिया, बहुत लंबे समय तक काम किया इस डायरेक्टर डुओ ने। और आज इन्हीं की फिल्मों का एक रिकॉर्ड मैं सुन रहा था and I decided that we'll talk about that particular record. And before I do that, let us talk something about लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जी हाँ दोस्तों, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके बहुत गाने हमने सुने हैं और ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने बॉलीवुड म्यूज़िक में जिसको इंटरेस्ट हो और जो इस महान संगीतकार जोड़ी के बारे में न जानता हो। थोड़ा सा आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा उनके अर्ली लाइफ के बारे में, थोड़ा उनके काम के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम शायद न जानते हों, हम सब न जानते हों। तो शुरुआत करते हैं लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर साहब से, जिनका जन्म 1937 में मुंबई के विले पार्ले में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया और जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन दिवाली का दिन था। दिवाली का दिन होने की वजह से घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, लेकिन सिर्फ ये नाम के लक्ष्मीकांत थे, घर में इनके बहुत गरीबी थी। और इसी गरीबी के आलम में एक दिन बहुत छोटी उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत भी हो गया। फिर इनके पिताजी के एक दोस्त हुआ करते थे, वो खुद कहीं म्यूज़िक बजाते थे और उन्होंने लक्ष्मीकांत जी को और उनके बड़े भाई को ये एडवाइस किया कि आप लोग संगीत सीख लें तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में समय भी आपका काफ़ी जा रहा है और उसकी फ़ीस देने के भी पैसे आप लोगों के पास है नहीं। तो दैट वाज अ प्रैक्टिकल सजेशन कि rather than going for academics, which was very difficult for them in those days, it would be much better if they concentrated in music. लिहाजा लक्ष्मीकांत जी मैंडोलिन सीखने लगे। हुसैन अली साहब नाम के एक ट्रेनर थे जो लक्ष्मीकांत जी को मैंडोलिन सिखाते थे और लक्ष्मीकांत जी के जो बड़े भाई साहब थे वो कहीं तबला सीखने लगे। उनसे कुछ दिनों तक मैंडोलिन सीखा उन्होंने। उसके बाद बाबू भाई इंदौरकर नाम के एक और मैंडोलिन के प्लेयर थे जिन्होंने आगे की और मुकम्मल ट्रेनिंग मैंडोलिन पे लक्ष्मीकांत जी को दी। 10 या 12 साल की उम्र थी जब घर की परिस्थिति इतनी ख़राब थी कि ये बेचारे मैंडोलिन बजाने के लिए स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे। उसी समय एक और लड़का उनकी ही उम्र का, जिसका नाम प्यारेलाल था, जी हाँ, उनके संगीतकार जोड़ी के प्यारेलाल जी, वो भी बिल्कुल उसी तरह की फैमिली बैकग्राउंड के थे। उन्होंने भी वायलिन सीखा था और वो भी स्टूडियो भटकते थे काम की तलाश में। एक दिन लता जी के कॉन्सर्ट में लक्ष्मीकांत जी को मैंडोलिन बजाने का मौका मिला। उनके मैंडोलिन बजाने को देखकर, उनकी तन्मयता देखकर, उनकी छोटी सी उम्र देखकर लता जी बहुत प्रभावित हुई और प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनको अपने पास बुलाया और उनसे उनके काम के बारे में, परिवार के बारे में, आगे वो क्या करना चाहते थे, इसके बारे में बातें की। उसके बाद एक दिन सुरील कला केंद्र, जो मंगेशकर फैमिली उन दिनों चलाया करती थी, जो छोटे बच्चों की एक म्यूज़िक एकेडमी थी, वहाँ लता जी को प्यारेलाल जी और लक्ष्मीकांत जी दोनों एक साथ मिल गए। अब जब उन्होंने एक की जगह दो को देखा और दोनों के हुनर को, दोनों के गुण को देखा, तो उन्हें यह ख्याल आया कि ये लड़के तो बड़े गुणी हैं, इनको ट्रेन करना चाहिए और इनको काम के लिए भेजना चाहिए। पंडित राम प्रसाद शर्मा इनके पुत्र थे, प्यारेलाल शर्मा, जिनका जन्म 1940 में हुआ था। टेक्निकली 3 साल छोटे थे ये लक्ष्मीकांत जी से। ये वायलिन सीखते थे और ऐसा इन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि ये एक एक दिन उतनी छोटी सी उम्र में 8 से 12 घंटे तक का रियाज करते थे। वायलिन इन्होंने सीखा था एंथनी गोंसाल्विस नाम के एक गोवन म्यूजिशियन से, जिसको बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपनी एक फिल्म अमर अकबर एंथनी में ट्रिब्यूट भी दिया था, माई नेम इज़ एंथनी गोंसाल्विस सॉन्ग के साथ। उस नाम को अमर कर दिया इन लोगों ने। लिहाजा लता जी का इनके ऊपर कृपा हुई और लता जी इनके नाम को उस समय के जो चोटी के म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, एस.टी. बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन, इनको सजेस्ट करने लगी कि इन बच्चों को आप थोड़ा काम अपने स्टूडियो में दें। तो कहीं पे भी मैंडोलिन बजाना हो, कहीं पे भी वायलिन बजाना हो,
ये दोनों बालक पहुंच जाते थे और इनको थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा। कभी मैंडोलिन के लिए प्यारेलाल जी उनके लिए काम ढूंढ ले आते थे, कभी वायलिन के लिए लक्ष्मीकांत जी उनके लिए काम ढूंढ ले आते थे। इसी तरह इनका बचपन शुरू हुआ इतनी छोटी सी उम्र में काम कर कर के। हालांकि ये बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि कुछ फिल्मों में लक्ष्मीकांत जी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम भी किया था। 2 या 3 ऐसी फिल्में हैं जिसमें लक्ष्मीकांत जी ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल निभाया था। बहरहाल इनको जो पैसे मिलते थे उस पैसे से ये लोग प्रसन्न नहीं थे, बहुत थोड़े पैसे मिलते थे और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना चेन्नई चल के चेन्नई की फिल्म नगरी में अपना भाग्य आजमाया जाए। तो लिहाजा ये लोग चेन्नई पहुंच गए। वहाँ भी यही हाल था। जो भी म्यूजिशियंस को पैसे दिए जाते थे वो रकम इतनी छोटी होती थी कि इनका गुजारा नहीं होता था। तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो बम्बई वाला ही सीन है, बस फिर ये दोनों लोग वापस बम्बई आ गए। बॉम्बे चेंबर ऑर्केस्ट्रा और परम ज्योति एकेडमी में लक्ष्मीकांत जी अक्सर जाया करते थे, जहां उस समय के बड़े बड़े म्यूजिशियंस जैसे गुडी सेरावी, कुमी वाडिया, मिलन मेहता और उनके बेटे जुबिन मेहता भी आया करते थे। इन लोगों के साथ मिलके ये अपने हुनर को और पक्का करते थे और उसको शार्पन करते थे। और अपनी मुफलिसी के समय में प्यारेलाल जी ने एक बार दुखी होकर कहा कि क्यों न मैं भी यूरोप चला जाऊं, जहां मैं जा करके जुबिन की तरह ही किसी वेस्टर्न फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में जाके वायलिन बजाया करूंगा। बॉम्बे में स्ट्रगल करने से तो अच्छा है कि हम वहीं क्यों न चले जाएं। लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने उनको ये कह के रोक लिया कि आप कुछ दिन और रुकिए, हम थोड़ी और कोशिश करते हैं, शायद हमें कुछ अच्छा काम मिल ही जाए। और फिर 1953 में इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया कल्याण जी आनंद जी को, जिनके साथ ये तकरीबन 10 साल तक रहे, 1963 तक। इनकी एक फिल्म में इनको बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम भी मिला, लेकिन किसी कारण से वो फिल्म रिलीज ना हो सकी। रिलीज होने वाली इनकी पहली फिल्म थी, जी हाँ हम सब जानते हैं, बाबू भाई मिस्त्री की पारसमणि। शुरुआती दिनों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जो संगीत था वो शंकर जयकिशन से इतना मिलता जुलता था, हालांकि वो उनसे बहुत प्रभावित थे। और ये आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी अक्सर उनके ट्रूप में, उनके ऑर्केस्ट्रेशन में जाके इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे और उनके म्यूजिक से बहुत प्रभावित थे। वो वक्त भी शंकर जयकिशन का था और शुरुआती फिल्मों में आप देखेंगे कि शंकर जयकिशन की म्यूजिक की छाप उनके ऑर्केस्ट्रेशन पे होती थी। इतनी ज़्यादा कि एक दिन शंकर जी ने डिसाइड किया कि वो अपना ऑर्केस्ट्रेशन का स्टाइल ही चेंज कर लेंगे ताकि वो कॉपीड न लगे या वो एक दूसरे का कॉपी करते हुए ना लगे। बहरहाल पारसमणि रिलीज हुई, बहुत बड़ी फिल्म बनी। फिल्म तो कुछ खास थी नहीं, एक बी ग्रेड कॉस्ट्यूम ड्रामा ही मैं कहूँगा उसको, लेकिन उसके जो गाने थे क्या हम और आप भुला सकते हैं। लेकिन एचएमवी ने बड़ी नाइंसाफ़ी की, पारसमणि का कोई ढंग का एलपी रिकॉर्ड नहीं रिलीज़ किया। इसका सिर्फ एक एचएफ एलपी मिलता है जिसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी उस म्यूज़िक के स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। हालांकि एंजल पेस का 7 इंच का ईपी ज़रूर बना है जिसकी सोनिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा उसके 78C हैं जो कि आपके प्यास को बुझा सकते हैं जो पारसमणि के गानों के लिए होगी। उसके बाद सती सावित्री, संत ज्ञानेश्वर, हम सब उस्ताद हैं जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। फिर आए दिन बहार के, प्यार किए जा, इस तरह की फिल्मों में भी इन्होंने काम किया जिससे इनको खूब ख्याति मिली, खूब रुतबा मिला। ये बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अपने करियर के सबसे ज़्यादा गीत, चाहे वो किशोर कुमार हो या मोहम्मद रफ़ी हो या लता जी हो, इन तीनों ही गायकों ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के लिए ही गाया है। और सबसे ज़्यादा किशोर कुमार ने गाया, 402 गाने, जबकि मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत क्लोज थे, 378 या समथिंग सॉन्ग्स उन्होंने उनके लिए गाए। तो इनके ऊपर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ऊपर उस समय के जो नामी गिरामी चोटी के आर्टिस्ट थे उनकी बड़ी कृपा थी। और रफ़ी साहब ने उन दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे के कहा था कि आप लोग का काम साथ रहेगा, सारी ज़िंदगी आप लोग काम करेंगे और बहुत बड़ा मुकाम आप लोग हासिल करेंगे। यह आशीर्वाद उन्होंने उन दोनों को दिया था। दोस्ती के गाने हम और आप कभी नहीं भुला सकते। कितनी सिंपल सीधी सी पिक्चर थी, कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधी सादी कहानी, लेकिन वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गानों के लिए जानी जाती है। इसी तरह एक और फिल्म आई थी सती सावित्री के नाम से, जिसका एक गाना था, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ। बहुत प्यारा गाना है, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है और बहुत ही बढ़िया गाना है। अफसोस कि ये गाना केवल 78 आरपीएम रिकॉर्ड पे ही रिलीज हुआ था। इसी तरह से संत ज्ञानेश्वर का जोत से जोत जलाते चलो, प्यार किए जा में किशोर कुमार का एक बेहतरीन उपयोग, एक से हालांकि प्यार किए जा की एलपी भी बनी थी और बहुत अच्छी एलपी बनी थी। तो उसी सीरीज में जब हम छाछठ तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी 2-3 मूवीज आ चुकी थी जिनके एंजल पर रिकॉर्ड बने और वो फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, जैसे प्यार किए जा, जाल, नाइट इन लंदन और दिल लगी। जी हाँ, आज मैं आपको दिल लगी का अपना रिकॉर्ड दिखाऊंगा। संजय खान की मूवी थी और ये बॉलीवुड के पाए जाने वाले सभी रिकॉर्डों में मेरे ख्याल से सबसे दुर्लभ रिकॉर्डों की श्रेणी में आता है। इस रिकॉर्ड का मिलना बहुत मुश्किल है और जब भी ये रिकॉर्ड मिलता है बहुत ऊंची कीमत पे बिकता है और ख़रीदा जाता है। तो इस रिकॉर्ड के बारे में आज मैं बातें करूंगा आपसे। इसका एंजल का रिकॉर्ड हम थोड़ा थोड़ा इसके स्निपेट सुनेंगे और जैकेट्स वगैरह जो रवायत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ कि आनंद बख्शी साहब ने अपने करियर के सबसे ज़्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए ही लिखे थे और मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने जीवन का आखिरी गीत, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, साल 1980 का था, रात को 10 बजे फिल्म आसपास, धर्मेंद्र हेमा मालिनी की पिक्चर थी, उसके लिए रिकॉर्ड किया था और वो गाना रिकॉर्ड किया उन्होंने 10 बजे। 10 बज के कुछ मिनट पे इसकी रिकॉर्डिंग संपन्न हुई और 10 बज के 25 मिनट पे दुनिया को ये पता चला कि संगीत का महान सितारा डूब गया। एक और चीज़ जो मैं आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में बताना चाहता था वो ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अपने पंचम दादा, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उस समय के कट थ्रोट कंपटीशन के ना होने की वजह से, या शायद उस समय लोगों में इंसानियत थोड़ी सी ज़्यादा थी, यही कारण रहा होगा कि एक ही फील्ड के होते हुए एक ही साथ के कॉन्टेम्पररी, आप देखें कि सी रामचंद्र का, शंकर जयकिशन का, नौशाद अली का समय खत्म हो रहा था और नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स आ रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, आर डी बर्मन, ये सब उभरते हुए कॉम्पिटिटिव म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, लेकिन इनके बीच बहुत अच्छी कमराडरी थी। फिल्म दोस्ती में जो माउथ ऑर्गन बजा है वो आपको पता है किसने बजाया है? वो आर डी बर्मन ने बजाया था और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बजाया था। इसी तरह फिल्म तेरी कसम में आपको याद होगा, जो कुमार गौरव की फिल्म थी, उसमें स्टेज पे जब वो गाना बजता है, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, मेरे ख्याल से वही गाना है, वहाँ पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी अपनी अपीयरेंस देते हैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो ये जो कमराडरी थी, इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बार हम लोगों की प्रतिभाओं को, उनकी काबिलियत को अपनी फ़ैन फॉलोइंग के आधार पर तय करने लगते हैं। 60 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती। जब लक्ष्मीकांत जी किडनी फेलियर से हम सबको छोड़ के चले गए, लेकिन जितना काम उन्होंने 64 से लेके अपनी मृत्यु तक किया, वो काम बेमिसाल था। 27-28 साल की उम्र में जिन म्यूज़िक डायरेक्टर जोड़ी ने धमाल मचा दिया हो पूरे एशियाई महाद्वीप में, वो कितने कमाल के और कितने टैलेंटेड लोग रहे होंगे, इसकी कल्पना सिर्फ की जा सकती है। प्यारेलाल जी अकेले हो गए, बाद में उन्होंने काफ़ी संगीत थोड़ा थोड़ा अपनी कैपेसिटी में दिया, हालांकि उसका ब्रांड नेम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही रखा, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार जोड़ी टूट जाती है तो फिर न काम करने का मन होता है, न काम में वो बात रह जाती है। वही जो शंकर जी का हुआ जयकिशन जी के डेथ के बाद। तो कोई भी फिल्म आप उठा लें, जैसे कर्ज में जो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से गाना गवाया, दर्द दिल दर्द जिगर, जबकि 70s के बाद 80s में और लेट 80s में, 70s से लेके 80s तक मैं कहूँगा, जब किशोर कुमार का तूफान चल रहा था पूरे देश में, उनकी आंधी चल रही थी, कोई संगीतकार रिस्क नहीं ले रहा था, सब के सब किशोर कुमार को गवा रहे थे। उस समय भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत गाने गवाए, सरगम में, कर्ज में और भी बहुत सारी फिल्मों में, और उनकी आवाज़ का अच्छा उपयोग किया। तो कर्ज का वो गाना दर्द दिल दर्द जिगर, वो गाना भी मोहम्मद रफ़ी साहब की बेहतरीन गीतों की श्रृंखला में एक गाना है जो 80s का गाना है। और आज
जब ये कलाकार हमारे बीच में नहीं हैं, इनके साथ के सारे महान संगीतकार गीतकार तकरीबन सभी लोग जा चुके हैं, तो इनके द्वारा किए गए काम के तौर पे हमारे पास सिर्फ इनके ये एलपी रिकॉर्ड्स रह गए हैं, जिन्होंने उस वक्त को कैप्चर किया, जिन्होंने उनके संगीत को कैप्चर किया और जिनको हम आज भी सुनते, सराहते और जिसकी कद्र करते हैं। बहरहाल ये है दिल्लगी का मेरा रिकॉर्ड। बहुत बहुमूल्य रिकॉर्ड है। हमेशा की तरह, हर बहुमूल्य रिकॉर्ड की तरह मैंने इसके पीछे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लगा रखा है ताकि कवर बिल्कुल सीधा और कड़क रहे लंबे समय तक। और एक बार मैं आपको इसका रिवर्स साइड भी दिखाना चाहता हूँ। ये है इसकी रिवर्स साइड। माला सिन्हा जी थी, संजय खान साहब थे, जॉनी वॉकर ने प्रोड्यूस किया था इस फिल्म को, जहाँ तक मुझे याद है। और इसमें उस समय के जितने भी महान गायक कलाकार थे, सबके गाने हैं। जैसे लता जी, मुकेश जी का गाना तुम मेरी ज़िंदगी हो, रफ़ी साहब का अल्लाह रे कमसिनी, उसके बाद क्या कहूँ आज क्या बात है, लता मंगेशकर, फिर अब जीने का मौसम आया, आशा जी और रफ़ी साहब, फिर साइड 2 में उषा जी भी हैं, कबूतर कबूतर बहुत बढ़िया गाना लगता है मुझे, फिर मोहम्मद रफ़ी साहब का वो गाना तौबा ये नज़ारे, बहुत ही बढ़िया गाना है, फिर लता मंगेशकर जी का एक और गाना मेरे दिल पे चल रहे हैं, और दुपट्टा ओढ़े निकली बहारा, मोहम्मद रफ़ी, ये भी बहुत बढ़िया गाना है। बस एक किशोर कुमार साहब को छोड़ के उस समय के जो भी लोग थे सब ने इसमें गाने गाए हैं। और आशा जी, उषा जी, लता जी, रफ़ी साहब, मुकेश जी। और ये रिकॉर्ड, इसका कोई रीप्रेस नहीं बना था, और इसलिए भी ये रिकॉर्ड बहुत रेयर माना जाता है और बहुत गिने चुने कलेक्टर्स के पास आपको अच्छी कंडीशन में मिलेगा। अलबत्ता तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं मिलेगा। ये है दिल्लगी का वो रिकॉर्ड मेरा, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल ही नया है। 1 या 2 बार मैंने इसको चलाया होगा और बहुत संभाल के रखा हुआ है। मैं सिर्फ इसके रिप सुनता हूँ, और बहुत लकीली अभी कुछ दिनों पहले मुझे इसकी एक और कॉपी मिली है, तो एक बैकअप भी अपने पास बन गया है। रिकॉर्ड का नंबर है 3AEX5091 और मैट्रिक्स नंबर्स हैं 2XJE959 और 960। फिल्म रिलीज हुई थी 1966 में, जब लक्ष्मीकांत जी की उम्र थी 29 साल और प्यारेलाल जी की उम्र थी 26 साल। तो इस नौजवान जोड़ी के नौजवान दिमाग से उपजे हुए संगीत की धुनों को आप इस रिकॉर्ड में सुन सकते हैं। और इसी तरह के जो बाकी के उनके 2 और रिकॉर्ड्स हैं जो भी बहुत दुर्लभ माने जाते हैं, नाइट इन लंदन और जाल, प्यार किए जा, ये सब एक ही समय के आसपास के गाने हैं, और उनमें झलकता है कि उनका टेम्परामेंट क्या था। जो संगीत उन्होंने अपने जवानी के दिनों में दिया था तो खैर बेमिसाल था। अब इस वीडियो की अगली श्रृंखला में मैं इस रिकॉर्ड को मैं रिप कर चुका हूँ। आई विल नॉट प्ले दिस रिकॉर्ड फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसके जो रॉ रिप्स है, बिल्कुल उनको अनटच्ड रिप्स है, वो मैं थोड़े थोड़े स्निपेट्स आपके लिए बजाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप इस एपिसोड को हमेशा की तरह खूब पसंद करेंगे। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने मित्रों दोस्तों में इसको फैलाएं। किसी भी सजेशन के लिए मैं सदैव ओपन हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं, मुझे कॉल करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बारे में जानकर, आप लोगों के कलेक्शन के बारे में समझकर, और जहाँ तक जो भी मुझसे राय आप लोग मांगते हैं, मैं अपना बेस्ट आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह के एक और एपिसोड में मिलूंगा अगली बार फिर एक बार आपसे। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।